नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और आज हम बात कर रहे हैं मोदी 2.0 सरकार के 1 साल पूरे हो चुके हैं और इसीलिए हम आज कर रहे हैं ये राष्ट्र सम्मेलन। कोरोना काल में भी मोदी सरकार ने आखिर किस तरह से काम किया है, उससे पहले भी किस तरह का काम रहा, विपक्ष से जरा ये जानना बेहद जरूरी है। लेकिन यही विपक्ष जो जिनसे हम बात कर रहे हैं वो कुछ कुछ राज्यों में खुद सत्ता पक्ष भी हैं, तो दोनों ही तरफ से सवाल होंगे। रणदीप सुरजेवाला जो कि फायर ब्रांड नेता हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, हरियाणा में एकदम सबसे युवा मंत्री रह चुके हैं, पेशे से बहुत ही उम्दा वकील भी हैं और किसानों के मुद्दे हमेशा कोर्ट में ही नहीं बल्कि जमीन पर भी उठाते रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रणदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया साक्षी जी, और आपको भी शुभकामनाएं। जी रणदीप जी, तो जरा शुरुआत करते हैं, जरा मोदी 2.0 ही नहीं बल्कि अभी जिस तरह की सरकार चल रही है कोरोना काल में, इस पर ही आपसे बात कर लेते हैं। आप ये कह रहे हैं कि 4 मांगे हैं आपकी जो स्पीक अप इंडिया के थ्रू आप लोगों ने रखी हैं। क्या इन 4 मांगों से आपको लगता है कि कोरोना का संकट दूर हो जाएगा, जो इकोनॉमी हमारी खराब हो गई है वो ठीक हो जाएगी और सब कुछ पटरी पे आ जाएगा? देखिए, पहली बात तो मोदी 2.0 में से अगर 2 निकाल दें तो एक 0 बच जाता है। पिछले 1 साल की कार्यप्रणाली मोदी जी की सरकार की यही रही है। अब आ जाएं उस विषय पर जो आप पूछ रहे हैं। आज एक गंभीर आर्थिक संकट देश के सामने है। सीएमआई ये कह रहा है कि लगभग 6 करोड़ नौकरियां जा चुकी हैं, बेरोजगारी की दर 24% है, नौकरियां, व्यवसाय, धंधा, दुकानदारी सब ठप पड़ी हैं, किसान हाहाकार कर रहा है। तो ऐसे में अर्थव्यवस्था को किक स्टार्ट करने का सॉल्यूशन क्या है? देश की आजादी के बाद पहली बार हम नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ देखेंगे इस बार। ये मैं नहीं कह रहा, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्वीकारा है। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बड़ा सीधा है, अपने खजाने की चाबी और दरवाजे खोलिए और डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर करिए जरूरतमंद लोगों तक। जब हम ये कहते हैं कि 7,500 रुपया हर गैर इनकम टैक्स पेई परिवार तक 6 महीने के लिए दीजिए और उसमें से 10,000 रुपया फौरन दीजिए, तो उससे डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो इकोनॉमी किक स्टार्ट होगी। जब हम कहते हैं कि लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योग जो 11 से 14 करोड़ रोजगार देते हैं, अगर वो पूरे बंद हो जाएंगे, वो कर्ज से नहीं चल पाएंगे। वो चल पाएंगे जब वो अपने कर्मचारियों की तनख्वाह दे पाएंगे। बीजेपी को लगता है कि ये आप लोग अपनी न्याय योजना का प्रचार ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं। जी नहीं, आप उसे न्याय योजना नहीं, आप उसे मोदी जी की योजना कहिए, पर यह न्याय अन्याय का प्रश्न नहीं। सरकार अभी अन्याय कर रही है। डायरेक्ट कैश ट्रांसफर इंजेक्शन की जरूरत है मीडियम, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज को, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री को जरूरत है। हर परिवार को जो नॉन इनकम टैक्स पेई है, 10 किलो राशन की उन सब लोगों को जरूरत है जिनके पास राशन कार्ड है ही नहीं। किसान को, दुकानदार को मदद की जरूरत है, तभी हमारी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में रोजगार बच पाएगा। अगर पूरी अर्थव्यवस्था ही ठप हो गई तो आप मुझे बताइए, क्या केवल कर्ज देने के भरोसे अर्थव्यवस्था चल पाएगी? आपको जो 10 करोड़ मजदूर गांव में गए हैं और करोड़ों मजदूर जो गांव में हैं, उनके लिए रोजगार पैदा करना है। इसलिए 200 दिन का मनरेगा में आपको रोजगार देना पड़ेगा। ये सारा पैसा जैसे ही अर्थव्यवस्था में आएगा कंज्यूमर स्पेंडिंग के तौर पर, तो अर्थव्यवस्था चालू हो जाएगी। आज जरूरत है अर्थव्यवस्था को किक स्टार्ट करने की, और ये 4 सॉल्यूशन ही काफी हैं अर्थव्यवस्था को किक स्टार्ट करने के लिए, अगर मोदी जी माने तो। मान ली आपकी बात। जो आपने स्पीक अप इंडिया का कैंपेन स्टार्ट किया, आप कह रहे हैं स्पीक अप इंडिया, लेकिन जब कोरोना काल में ही इस क्राइसिस के दौरान सर्वे किया गया, वैसे मैं मान के चल रही हूं कि उसमें प्रवासी मजदूरों से बातचीत नहीं की गई होगी उस सर्वे में, लेकिन ज्यादातर लोगों से जो पूछा गया उसमें तो मोदी का ग्राफ बहुत ऊपर चला गया, जो कि बोरिस जॉनसन का भी नहीं गया, डोनाल्ड ट्रंप का भी नहीं गया, एंगेला मर्केल का भी नहीं गया। साक्षी जी, ये जो ग्राफ्स हैं 20,000, 50,000 लोगों के सर्वे पर, बड़ी रुचिकर बात है, पर जिंदगी की वास्तविकता क्या है? 8 करोड़ लोग सैकड़ों हजारों किलोमीटर नंगे पांव में फफोले लिए बच्चे को गोद में उठाए, सैकड़ों हजारों किलोमीटर भूखे प्यासे पैदल चलकर घर वापस गए क्योंकि सरकार ने उनके वापस जाने का इंतजाम नहीं किया। 6.5 करोड़ एमएसएमई उद्योग आज बंद पड़े हैं।
4 करोड़ से अधिक रोजगार जा चुके हैं। 7 करोड़ दुकानदारों का धंधा ठप हो गया है। किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए हाहाकार कर रहा है। नौकरी पेशा आपके और मेरे जैसे मध्यम वर्गीय लोग जो शायद इनकम टैक्स तो देते हैं, पर आज उन्हें यह मालूम नहीं कि इनकम टैक्स देने के बाद भी अगले महीने की तनख्वाह मिलेगी या नहीं। या तो मालिक ने तनख्वाह आधी काट दी या लोगों की रोजगार चले गए। ऐसे में अर्थव्यवस्था को किक स्टार्ट करना ना राजनीति है, ना दलीय प्रतिस्पर्धा। ये केवल देश को दोबारा से मजबूत करने का हमारा संकल्प है, जिसका आग्रह हम मोदी जी को कर रहे हैं। अगर वो ये करेंगे तो वो और पॉपुलर हो जाएंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो अर्श से फर्श तक का समय तय करने में उन्हें देरी नहीं लगेगी, ये मेरा मानना है। वो तो ये सब बिना किए पॉपुलर हो रहे हैं। देखिए, अगर जाति और धर्म का विभाजन, अगर समाज को बांटने की साजिश, अगर समाज में बड़े और छोटे का भेदभाव, अगर समाज में बड़े बड़े उद्योगपतियों की मदद कर अगर कोई व्यक्ति शीर्षासन पर रह सकता, सबसे बड़े पद पर रह सकता, तो शायद कभी किसी की सत्ता गई नहीं होती। जो लोग सत्ता में है ना साक्षी जी, उनको ये वहम हो जाता है कि उनका अहंकार भी सार्थक माना जा रहा है। आप मान रहे हैं कि कांग्रेस में भी इसी तरह का अहंकार आ गया था 2014 तक? आप ये देखिए, सबसे पहले इस देश की संस्कृति में यह है कि अगर कहीं गलती हो तो वो मानकर फिर आगे चलिए। राहुल गांधी जी ने आगे बढ़कर कहा कि कहीं गलतियां रही होंगी 10 साल कांग्रेस की सरकार से भी, जो लोगों ने हमें नकारा, और जहां कहीं हमें कमियां लगी हमने पिछले 5 साल में अपने आप को दुरुस्त किया और ज्यादा दुरुस्त करने का पिछले 1 साल में प्रयास किया। हम केवल और केवल अब लोगों की आवाज हैं। हमने अपना व्यक्तित्व इस देश के व्यक्तित्व के अंदर पूर्णतया मिला दिया है, और इसलिए मैं ये बात आपके समक्ष रख रहा हूं। रणदीप जी, अब जरा बात करते हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं, देखिए हर तरह से तो आपको नहीं नकारा गया है। कई राज्य हैं जिन्होंने आप पर भरोसा दिखाया है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, पंजाब है। अब जरा हम ये बात कर लेते हैं कि आप लोग कितना मजदूरों के साथ रहे। मजदूरों के पलायन का संकट 25 मार्च से ही शुरू हो गया था। चलिए मान लेते हैं कि मोदी सरकार सो रही थी, मान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट सो रहा था, पर कांग्रेस भी तो अभी मई के दूसरे हफ्ते में ही जाकर जागी है सर। साक्षी जी, जब मजदूरों का पलायन शुरू हुआ तो कौन सा राजनीतिक दल है जिसने आगे बढ़कर यह कहा, श्रीमती सोनिया गांधी ने, कि हम सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो, मजदूरों की टिकट का वो सारा पैसा जो मोदी जी का रेल मंत्रालय ले रहा है वो हम देंगे। उनके इस आह्वान के बाद ना केवल पंजाब, ना केवल राजस्थान, ना केवल छत्तीसगढ़, बल्कि महाराष्ट्र और झारखंड ने भी ये कहा कि सरकार इसको वहन करेगी और कर रही है। क्या आप जानते हैं कि पंजाब से बंगाल जाने के लिए 890 रुपया एक टिकट एक मजदूर का रेलवे मंत्रालय और मोदी सरकार पंजाब की सरकार से ले रही है, पर हमने फिर भी ऊख नहीं की। ये ब्लेम गेम का समय नहीं। 1000 बसें हमने बॉर्डर पर खड़ी कर दी उत्तर प्रदेश के ले जाके प्रियंका जी के नेतृत्व में, पर योगी आदित्यनाथ जी उर्फ अजय सिंह बिष्ट जी की सरकार ने उन फफोले वाले मजदूरों को, उन गरीब और भूखे प्यासे मजदूरों को उन बसों में बैठने नहीं दिया, क्योंकि वो राजनीति के एक एक्सट्रीम से ग्रस्त थे। सवाल ये है, यहाँ पर कई तरह के सवाल ही आते हैं। ठीक है, मैं मानती हूं कि जिस तरह की भी सियासत वो हुई, बहुत सारे जो है वार पलटवार हुए। कई लोगों का ये कहना है कि जहां जहां पर आपकी सरकार है वहां पर उस तरह से आपने बस का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। उन स्टेट्स के बीच में तो समन्वय हो ही सकता था। ऐसा तो है नहीं कि महाराष्ट्र से किसी को राजस्थान नहीं जाना होगा या फिर छत्तीसगढ़ नहीं जाना होगा। वो बसें आपने जाकर यूपी पे ही क्यों लगाई? उन बसों से आपने उन लोगों को क्यों नहीं मदद दी जो कि महाराष्ट्र से राजस्थान, छत्तीसगढ़ या फिर पंजाब जाना चाहते थे, या फिर पंजाब से बाकी सब राज्यों में जाना चाहते थे? कितनी खबरें ऐसी हैं जो कि पैदल चलते हुए हमें पंजाब में भी देखे गए, राजस्थान में भी देखे गए, छत्तीसगढ़ में भी देखे गए। ऐसा क्यों हुआ सर? जी बिल्कुल, आपका सवाल वाजिब है। देखिए, अगर आपको 8 या 10 करोड़ मजदूरों को एक प्रांत से दूसरे प्रांत में भेजना है तो उसका एक सीधा रास्ता है और वो है ट्रेन। आप बस के अंदर 20-25 लोगों को भेज सकते हैं। 25 को 10 करोड़ से मल्टीप्लाई करिए, कितनी बसें चाहिए?
2.5 लाख 3 लाख बसेस चाहिए। क्या किसी प्रांत के पास 5,000 7,000 बसेस से ज्यादा हैं? जवाब नहीं में। उदाहरण के तौर पर जब राजस्थान की सरकार ने यह कहा कि वो दूसरे प्रांतों में बस भेजने को तैयार है कुछ विशेष छात्र इत्यादियों के लिए, तो दूसरी सरकारों ने कहा कि नहीं, हमें फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए। बिहार में जब हम बस भेजना चाह रहे थे तो उत्तर प्रदेश की सरकार बसों को एंट्री की इजाजत ही नहीं देती। और नीतीश बाबू तो एक ऐसे भाजपा के कोएलिशन पार्टनर हैं जिन्होंने कहा हमारे यहां वापस मत भेजिए मजदूरों को, वहीं रखिए जहां हैं। गुजरात में जब हमने कहा कि हम बसें देने को तैयार हैं तो सरकार ने कहा कि हम उन्हें राजस्थान एंटर ही नहीं करने देंगे, बॉर्डर नहीं कह रहे हैं रणदीप जी, लेकिन ये सारी चर्चा उन्हीं राज्यों की हो रही है जहां पर आपकी सरकार नहीं है। मेरा प्रश्न ये था कि जहां पर आपकी सरकार है वहां पर हमने स्मूथ ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं देखा? और आपने कहा कि बसें मुश्किल होता है। आपने सर देखिए अभी तक, क्योंकि सोशल मीडिया पर आजकल कांग्रेस बहुत एक्टिव हो गई है, आपने सोनू सूद का नाम तो सुना ही होगा। सोनू सूद कहां से बसेस से इतने सारे लोगों को पहुंचा दिया। और आज भी अब आप सोचिए, मैं उनका टाइमलाइन देखती हूं तो दुख भी होता है कि हमारे राजनीतिक दलों से या राजनीतिक जितने भी नेता हैं उनसे सबका विश्वास उठ चुका है। पंजाब का आदमी केरल जाना चाहता है, केरल का पंजाब जाना चाहता है, राजस्थान जाना चाहता है, गुजरात जाना चाहता है, सब सोनू सूद को ट्वीट करके बोल रहे कि भाई भिजवा दो। ये काम कांग्रेस क्यों नहीं कर सकती थी सर? हेल्पलाइंस आज तक आप बता दीजिए कांग्रेस ने अगर कोई जारी की हो। अच्छा है कि आपने ये सवाल पूछा, और काश ये सवाल आप भारतीय जनता पार्टी जो अधिकतर राज्यों में सरकार में है उनसे भी पूछ पाते। मैं केवल साक्षी जी आपको ये कहूंगा, अगर मैं राजस्थान से बिहार बस भेजना चाहता हूं और मैं आज आपको ये न्यूज 24 पर आश्वासन देता हूं, राजस्थान की सारी बसें मैं यूपी और बिहार भेजने की अकेला जिम्मेवारी लेता हूं। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री से उन बसों को चलाने की न्यूज 24 इजाजत दिलवा दे। अगर बदनीयती इतनी हो जाए कि कहीं कांग्रेस को श्रेय ना हो जाए, कहीं प्रियंका गांधी को श्रेय ना हो जाए, हमें नहीं चाहिए श्रेय। याद करिए, मैंने न्यूज 24 पर आकर यह कहा कि आदित्यनाथ जी अपनी फोटो लगा लें, भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा लें, किसी को ना बताएं कि ये बसें हमने दी हैं, पर ये बसें ले लें, उन गरीब मजदूरों को घर जाने दें। जब राजनीति का स्तर इतना गिर जाए, सोनू सूद राजनीति में नहीं है, शायद वो होते तो भारतीय जनता पार्टी उनसे भी ये व्यवहार करती। जब हम बसें देना चाहते हैं तो आप बसों को जाने नहीं देते। जब हम ट्रेन का पैसा दे रहे हैं तो आप ट्रेन नहीं देते। जब हम विपक्ष में होते हुए भी पूरा पैसा जमा करवा रहे हैं तो आप ट्रेन मंगवाते नहीं। क्या कारण है आप मुझे बताएं। भारत सरकार अगर चाहे तो ट्रेन चलाए और पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगा दे। हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस के पास अगर मैं ये कहूं कि 70-80 हजार 1 लाख के करीब ट्रक और बसेस हैं तो गलत नहीं होगी। मोदी जी को चाहिए था कि उनको लगा देते, और ये कांग्रेस और बीजेपी और बसपा और सपा में क्यों उलझा रहे हैं। हर मजदूर को घर वापस लेकर जाते, उससे मोदी जी की वाहवाही होती। पर मोदी जी को यह लगा कि ये उनकी जिम्मेवारी नहीं, ये 10 करोड़ लोग भारत के नागरिक नहीं, क्योंकि ये बड़े बड़े उद्योगपति नहीं, ये 10 लाख का सूट पहनते नहीं, ये मोदी जी को वोट तो देते हैं, पर मोदी जी उसके बदले में या भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसके बदले में उनकी घर वापसी का सुरक्षित इंतजाम भी नहीं करती। दिक्कत ये है, समस्या ये। अच्छा, ये तो बात हो गई चलिए ट्रांसपोर्ट की, लेकिन एक और जो बड़ा मुद्दा था रणदीप जी, वो ये था कि लोग भूखे प्यासे जा रहे थे। एक तो उनके पास चलने के लिए जाने के लिए कोई साधन नहीं, ऊपर से वो भूखे प्यासे। अब ये भूख प्यास मिटाने के लिए जहां पर आपकी सरकार थी वहां पर क्या आपके कार्यकर्ता सड़क पर आकर या उन स्टेशंस पर आकर उनको फूड पैकेट नहीं थमा सकते थे? जहां जहां कांग्रेस की सरकार थी और जहां जहां कांग्रेस की सरकार है और नहीं भी है, मैं उदाहरण देता हूं आपको केवल उत्तर प्रदेश का, पहले जहां हमारी सरकार नहीं है, 86 लाख के करीब फूड पैकेट्स हमारे साथी पहुंचा पाए। 86 लाख काफी नहीं है, शायद 5 करोड़ चाहिए, पर कांग्रेस पार्टी के साथियों ने वहां सांझी रसोई लगाकर प्रयास किया। हरियाणा में कई कैंप्स लगाए गए कांग्रेस पार्टी के साथियों के द्वारा। राजस्थान में कांग्रेस की इकाई ने इसी प्रकार का कार्य किया। महाराष्ट्र में कांग्रेस के हमारे विधायकों, पूर्व विधायक साथियों ने यही कार्य किया।
पर क्या ये काफी है? शायद नहीं। और ज्यादा होना चाहिए था? शायद हाँ। ये जो एग्जोडस हो रहा था, जो पलायन हो रहा था, वो इस कारण हो रहा था क्योंकि वहां की जो सरकार है, जहां जहां पर भी, वो सारी मदद नहीं मुहैया करा पा रहे थे इन सभी प्रवासी मजदूरों को। उनके पास कोई और चारा नहीं बचा था। जैसा कि आपने पहले ही कहा कि पैसा नहीं दिया जा रहा था, 2 महीने से उनके जेब में पैसा नहीं था, उनका मकान मालिक उनसे किराया वसूल रहा था, उनके पास कोई चारा नहीं बचा था। तो इसमें अगर मैं, क्योंकि आपसे बात कर रही हूं, तो मैं आपसे आपकी राज्यों की सरकारों के परिवेश में बात करूंगी। मैं आपसे यह पूछना चाहती हूं कि जहां पर आपकी सरकार थी, वहां आप अपने सारे लोगों को जो कि प्रवासी मजदूर थे उनको होल्ड क्यों नहीं करा पाए? आप उन्हें होल्ड नहीं करा पाए इसलिए वो वहां से जाना चाहते थे। आपकी अगर सारी व्यवस्था सही होती, उनके घरों तक पैसा ही नहीं, उनके घरों तक खाना भी पहुंच रहा होता, तो वो आराम से 2 महीने बैठते। उनको चिंता किस बात की थी? देखिए, राजस्थान और पंजाब की तरफ आपका इशारा है क्योंकि छत्तीसगढ़ में प्रवासी मजदूर नहीं है जी। सबसे ज्यादा अगर कहीं हैं तो वो इन राज्यों के अंदर ही माने जा सकते हैं जी। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने 1 से अधिक बार ये कहा और आज भी लगभग 1,70,000 प्रवासी मजदूर लुधियाना, जालंधर, पटियाला और दूसरे शहरों में आज भी कांग्रेस की सरकार के पास रह रहे हैं। पर कुछ साथियों को यह लगा कि कोरोना महामारी का भय जिस प्रकार से फैला, उन्हें अपने प्रियजनों के पास घर वापस जाना है। हमारी सरकार ने उनके फ्री ट्रेन का किराया दिया है। हमारी सरकार आज भी 1,60,000 के करीब प्रवासी मजदूरों को पंजाब के अंदर रखे है। राजस्थान में पहली सरकार है हिंदुस्तान की जिसने 2 बार मजदूरों, पेंशनरों और गरीबों उनके अकाउंट में सीधा पैसा हस्तांतरण किया। क्या कोई और सरकार है जिसने ऐसा किया? 2 बार, एक बार 750 रुपया और एक बार 1,000 रुपया, यानी 1,750 रुपए की 2 किस्त राजस्थान सरकार ने दी। हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार ने किसानों और आदिवासियों के लिए एक विशेष न्याय योजना बनाकर 15,000 रुपए की 4 किस्त में वहां पैसा देने का निर्णय किया। क्या और कोई ऐसी सरकार है भाजपा की जिन्होंने ऐसा किया? ये इसके बावजूद किया कि जीएसटी का पैसा आज तक ना महाराष्ट्र को मिला, ना राजस्थान को मिला, ना छत्तीसगढ़ को मिला, जो हमारा अपना अधिकार है। ऐसे में सरकारें कैसे चल पाएंगी? अगर केंद्र और प्रांतीय सरकारें एक दूसरा का हाथ नहीं पकड़ेंगी, अगर केंद्र सरकार प्रांतीय सरकारों की मदद नहीं करेगा, अगर वहां राजनीति की जाएगी द्वेषपूर्ण, तो कैसे चलेगा? पर हमारी सरकारों ने करके दिखाया और मैंने ये 2 उदाहरण आपको दिए हैं। मुझे बताइए कि भाजपा की कौन सी प्रांतीय सरकार ने ये दोनों काम किए? ये तो भाजपा के ही जो हमारे साथ प्रतिनिधि जुड़ेंगे उनसे हम सवाल पूछ लेंगे। रणदीप जी, राहुल गांधी के ट्वीट पर आते हैं जिसकी काफी तारीफ भी हुई थी। 12 फरवरी को उन्होंने अलर्ट किया था, लेकिन मैं इससे आगे जाना चाहती हूँ। हम सब ने सराहा था इस बात को कि ये समझ थी जिस बात को उन्होंने लेके अलर्ट करने की कोशिश की 12 फरवरी को, लेकिन उसके आगे चलते हैं। 12 फरवरी को उन्होंने ट्वीट किया और क्या बात खत्म हो गई? अगर ये इतना बड़ा मुद्दा था और इतनी समझ थी, उस समय पे आप सब समझ गए थे कि इसकी वजह से क्या होने वाला है। सर, संसद चल रही थी, संसद में इसको बड़ा मुद्दा क्यों नहीं बनाया गया? बहुत वाजिब सवाल पूछा और साधुवाद दूंगा। कृपया करके राहुल गांधी जी की टाइमलाइन चेक करिए। 12 फरवरी से और 21 मार्च के बीच में 6 बार राहुल गांधी जी ने आगाह किया और कहा, और जब यह मामला संसद में उठा तो याद करिए संसद के बाहर आकर उन्होंने वक्तव्य दिया जो न्यूज 24 ने चलाया जी। उसके बाद देश के हेल्थ मिनिस्टर ने मजाक उड़ाया और कहा कि यहां कोरोना नाम की कोई चीज नहीं और राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं। संसद के अंदर राहुल गांधी जी पर कोरोना का मामला उठाने पर यह सरकार का वक्तव्य था। 6 बार 7 बार ट्विटर के माध्यम से, प्रेस वार्ता के माध्यम से और संसद में बयान के माध्यम से यह बात उठाई गई, पर दुर्भाग्य से सरकार हर बार इसे नकारती रही। कभी नमस्ते ट्रंप करती रही और कभी मध्य प्रदेश की सरकार को जबरन गिराने का और प्रजातंत्र को हरने का इंतजार। थोड़ा सा रोकूंगी इस बीच में क्योंकि समय भी ज्यादा नहीं है और मुझे आपसे एक सवाल इसी बीच में पूछना है कि दिल्ली के दंगों को लेकर उसी दौरान पे आप लोग पार्लियामेंट में हंगामा कर रहे थे, जो वाजिब था।
कि आप उस पर हंगामा कर रहे थे, उस मुद्दे को उठा रहे थे जोर शोर से। इस मुद्दे के लिए आप उन लोगों का सुनना क्यों इंतजार कर रहे थे, या उनके मजाक से आपको क्या मतलब था? साक्षी जी, हमने 3 बड़े मुद्दे उठाए थे। दिल्ली के दंगों में जिस प्रकार से नृशंस हत्याएं हुई वो उठाया। हमने ये भी उठाया कि कैसे लोग देश का पैसा लेकर भाग गए और किस प्रकार से एनपीए बढ़ गया। याद करिए जो वार्तालाप निर्मला जी और राहुल जी के बीच में हुआ था उनके सवाल पर। और हमने कोरोना की महामारी का मुद्दा और उससे होने वाली आर्थिक महामारी का मुद्दा भी उठाया। तो ये नहीं कह सकता कोई कि हमने विपक्ष में होकर मुद्दा नहीं उठाया। पर सरकार मखौल उड़ाए, आप मुद्दा उठाएं। तो सरकार कितनी गंभीर थी? क्या मोदी जी 24 मार्च तक मध्य प्रदेश की सरकार गिराने का इंतजार कर रहे थे? उसके बाद लॉकडाउन इसलिए लगाया गया। शायद ये लॉकडाउन 15 दिन पहले लगा दिया होता तो हमारे बहुत सारे हिंदुस्तानियों की जान बच सकती थी और कोरोना पर शायद और नियंत्रण हो सकता था। जी, रणदीप जी, आप हमारे साथ जुड़े इस राष्ट्र सम्मेलन में और हर सवाल का आपने बेबाकी से जवाब दिया। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो ये राष्ट्र सम्मेलन जी न्यूज़ 24 पर दिन भर रहेगा जारी, आप कहीं मत जाइएगा। दिन भर राष्ट्र सम्मेलन में आप देखिए क्या कहते हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष।